गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना जो चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, और इसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेन डॉक्यूमेंट यूज इन कंपनी फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये 3 मेन डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे यानी कि कंपनी की स्थापना के टाइम पे बनाने ज़रूरी होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के लिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है? आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपने जब शुरू में पढ़ा था तब डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड, तो उसमें पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। अब इस टॉपिक में आप डिटेल में पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की कंडीशंस को बताया जाता है। इट इज़ द बेसिक document of a company in which those conditions are stated on basis which company is incorporated, यानी कि किस कंडीशन के बेस पर एक कंपनी क्या हो रही है? इनकॉर्पोरेट हो रही है, कंपनी को रजिस्टर किया जा रहा है। ए कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट इट, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, जब तक ये कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तब तक वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। इसमें कंपनी के क्या लिखे होते हैं? राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्या लिखे होते हैं? कंपनी के राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। इट इज़ फैक्ट ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑन विच ए कंपनी इज फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश एज ए हाउस, यानी कि कंपनी को क्या उसको फाउंडेशन स्टोन होता है, यानी फाउंडेशन स्टोन का मतलब समझते हो? आधारशिला होती है कंपनी की ये। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट वर्क एज ए बाउंड्री वॉल ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी की किसके रूप में काम करती है? बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल का मतलब होता है जो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है उसकी 4 दीवारी हमें कौन बताती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी की 4 दीवारी होती है, कंपनी इससे बाहर हटकर कोई भी काम नहीं कर सकती। ये कंपनी की क्या बताती है? राइट्स बताती है, ऑब्जेक्टिव बताती है कि उसकी सीमाएं क्या हैं। तो एक तरह से उसकी क्या होती है? वॉल होती है। एनी एक्ट डन बिहाइंड इट कंसीडर एट अल्ट्रा वायराइज, यानी कि अगर कोई भी इसकी सीमाओं से बाहर काम किया जाता है तो वो क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। एवरी पर्सन ट्रांजैक्टिंग विद द कंपनी इज सपोज टू बी फुल नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो बाहर के व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध रखना है, ठीक है ना, वो हमें कौन बताती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है। इफ पर्सन आर एंटर्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी विच इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम देन द कंपनी इज़ नॉट बाउंड टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी ने किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कंपनी की सीमा के बाहर है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाउंड नहीं है। तो किसी भी जो बाहर का व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 तरह के क्लॉजेज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 6 क्लॉजेज होते हैं इसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो क्लॉज होता है उसको क्या कहा जाता है? नेम क्लॉज, नाम वाक्य। नेम क्लॉज का मतलब एक कंपनी का नाम किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। नेम क्लॉज है, इन दिस क्लॉज द नेम इज स्टेटेड बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। एक नाम बताया जाता है जिसके थ्रू एक कंपनी क्या होती है? रजिस्टर होती है। द नेम ऑफ द कंपनी इज नेसेसरी फॉर ऑल इस आइडेंटिफिकेशन बट आल्सो द सिंबल ऑफ पर्सनल एग्जिस्टेंस। केवल उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं बल्कि उसकी पर्सनल एग्जिस्टेंस के लिए भी उसका नाम होना ज़रूरी है। और नाम को चूज़ करते समय कंपनी को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर बहुत सारी क्या लगी हुई है? बाउंडेशन लगी हुई है कि एक कंपनी अपना क्या नाम रख सकती है और क्या नाम नहीं रख सकती, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो उसको अपने माइंड में रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी चाहिए वो क्या है? मस्ट नॉट अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार की नज़रों में गलत हो, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गलत माने। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 कंपनीज एक्ट, ए कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय द नेम विच इज़ कंसीडर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी अनडिजायरेबल और अनफिट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी कोई भी इस नाम से रजिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि देखो कंपनी को रजिस्टर होने के लिए उसका नाम होना ज़रूरी है। और नाम किस में मेंशन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब मिलता जुलता है। जैसे लक्स एक साबुन है तो कोई भी दूसरी साबुन कंपनी अपना प्रोडक्ट का नाम लक्स नहीं रख सकती है। नेम इज़ कंसीडर अनफिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऐसा नाम है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या आइडेंटिकल नेम है, उनको नहीं रख सकती। दूसरा है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर
एम्बल्स एंड नेम्स, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट हैं एक्ट है जो प्रिवेंशन फॉर इनप्रॉपर यूज़ एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड का मतलब इन पर रोक नहीं होनी चाहिए। जैसे अंडर दिस एक्ट नो कंपनी अपनी इम्पीरियर, इम्प्रेस, किंग, क्वीन, इन सब नामों को, रॉयल, स्टेट, इस तरह के नामों को यूज़ नहीं कर सकती, और करना भी है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेम, पिक्चर्स, जैसे कि यूएनओ की कोई सील है, डब्ल्यूएचओ की कोई सील है, सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी का कोई सिंबल है, इन सबको, या नेशनल फ्लैग का कोई सिंबल है, इन सबको एक कंपनी अपने नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा जो भी प्रोहिबिटेड मार्क है या कोई भी प्रोहिबिटेड साइन है या उसका कोई नाम है, किंग, क्वीन, इम्पीरियर, इम्प्रेस, इन सबको यूज़ नहीं कर सकती विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये तो आपने पढ़ा ही था कि लिमिटेड वर्ड कौन सी कंपनी यूज़ करेगी, जो पब्लिक कंपनी है, और जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपने पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरा है सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज का मतलब क्या होता है? स्थान वाक्य। सिचुएशन क्लोज का मतलब देखिए, एक कंपनी हो सकता है कि वो बहुत सारे लेवल पर क्या करे, बिजनेस करे। सेंट्रल लेवल पर भी हो सकता है, स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, लेकिन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा? किसी एक ही स्टेट में होगा। तो कंपनी को अपनी उस सिचुएशन का पूरा पता देना ज़रूरी होता है। इन दिस क्लोज द नेम इज स्टेट मेंशन वेयर रजिस्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। यहाँ जहाँ पर कंपनी का क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लोज जुरिडिक्शन ऑफ द कंपनी, डिसमाइल एंड नेशनलिटी इज फिक्स्ड। यानी कि इस क्लोज के बेस पर क्या की जाती है? डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? देखिए, आप हरियाणा के रहने वाले नागरिक हैं तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल चाहिए। तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? जो राज्य की नागरिकता होती है। और नेशनैलिटी का मतलब आप किस नेशन से रिलेटेड है। तो इस बेस पर जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसी के बेस पर उसका डोमिसाइल और नेशनैलिटी क्या की जाती है? फिक्स की जाती है। बाय सिचुएशन क्लोज इट इज़ डिसाइडेड वाइदर द कंपनी इज़ इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। वो इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी। फुल एड्रेस कंपनी का देना होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट इट इज़ नॉट डन। तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास ये पूरा एड्रेस भेजना ज़रूरी होता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो दोनों में पहले है, उससे 30 दिन, विद इन 30 डेज उसको ये भेजना ज़रूरी होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ कंपनी की सारी क्या होती हैं, बुक्स रखी हुई होती है, स्टैच्यूटरी बुक्स रखी हुई होती हैं, जहाँ सारे के सारे ऑल नोटिस भेजे जाते हैं, लीगल लेटर्स वगैरह भेजे जाते हैं। कंपनी कैन बी रिसीव एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ए कंपनी कैन रन इट्स बिजनेस एट ए प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से ही सारा काम हैंडल करेगी। रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होगा जहाँ गवर्नमेंट की नज़रों में वो उसका ऑफिस है, और गवर्नमेंट को अगर कोई लेटर भेजने हैं या कोई रिसीव करने हैं तो वो उसी ऑफिस के एड्रेस से करती है। ठीक है, तो सिचुएशन ज़रूरी है ये पता लगाने के लिए वो किस राज्य से है, किस देश से है, इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य का मतलब क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लोज होता है मेमोरेंडम का। इस क्लोज के अंदर ये बताया जाता है कि कंपनी किस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई है। द क्लोज डिफाइंस द पावर ऑफ द कंपनी एंड कन्फाइंस इट्स लिमिट। पावर ऑफ द कंपनी का मतलब कि एक कंपनी की शक्तियाँ क्या हैं, और कन्फाइंस ऑफ लिमिट्स यानी कि उसकी सीमाएँ क्या हैं, वो सब किस में बताया जाता है? आपका ऑब्जेक्ट क्लोज में बताया जाता है। ए कंपनी कैन नॉट डू बिजनेस अदर देन दो स्टेटेड इन मेमोरेंडम। जो ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम में बताए गए हैं, एक कंपनी उसी ऑब्जेक्टिव का ही बिजनेस कर सकती है, उससे अलग हटकर नहीं की जा सकती। तो ऑब्जेक्टिव क्लोज को दो भागों में बांटा गया है, एक है मेन ऑब्जेक्टिव और एक है अदर ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव तो वो ऑब्जेक्टिव है दोज ऑब्जेक्टिव फॉर अटेन ऑफ विच ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, एंड दोज ऑब्जेक्टिव विच आर हेल्पफुल टू रिलेटेड द इंसिडेंटल टू अटेन द मेन ऑब्जेक्टिव। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा होएगा? जिस मेन उद्देश्य के लिए, जिस प्रमुख उद्देश्य के लिए कंपनी की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और अदर ऑब्जेक्टिव किस लिए होते हैं? जो मेन उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? अदर ऑब्जेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल, इन रिलेशन टू दोज कंपनी विच आर नॉट ट्रेडिंग कंपनी एंड दोज वर्किंग ऑन नॉट लिमिट टू द सिंगल स्टेट, इट इज़ नेसेसरी टू गिव नेम्स ऑल द स्टेट इन विच वुड बी अटेन इट्स ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो किसी एक स्टेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारी स्टेट्स में उसका काम हो रहा है, तो उसको सारे ऑब्जेक्टिव बताने पड़ते हैं। जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिए क्या है? देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आपको दे रखा है,
ये 6 क्लोजेस बता रखे हैं। तो ये नहीं कि आपको एक एक लाइन ही इसकी लर्न करनी है, सारी एक एक लाइन करनी है। जो मेन लाइंस हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे तो ये काफ़ी लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज में आपने बता दिया क्या बताता है, पावर बताता है, कन्फाइंस करता है, इसकी लिमिट वगैरह। फिर इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, अदर ऑब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या क्या प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड का मतलब किस किस पर रोक है, इमोरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमोरल मतलब कि असामाजिक नहीं होना चाहिए, अमौलिक नहीं होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए जो कानून की नज़रों में, जैसे गैम्बल वगैरह हो गया ये सब। और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे मोनोपोली बनाना चाहते हो या कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक शेयर होल्डर कहाँ तक लायबल है। इन फ्यूचर अगर कंपनी क्या हो जाती है, लॉस में जाती है, तो वो कितने पैसे उसको देने के लिए लायबल है। तो ये लायबिलिटी क्लोज शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी क्लोज मीन्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लायबल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज बाय दैम। अगर कंपनी क्या है, लायबिलिटी क्लोज है, उसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी क्लोज है, तो जितनी शेयर की फेस वैल्यू है, कंपनी केवल उसी फेस वैल्यू का शेयर देने के लिए ज़रूरी है। जैसे कंपनी, एक पर्सन ने 5 शेयर खरीदे हैं 100 रुपये के, तो वो कितने रुपए देने के लिए लायबल है, केवल 500 रुपये वाइंड अप के टाइम तक। लेकिन अगर कोई कंपनी गारंटी तक है, जैसे कुछ लोग गारंटी दे देते हैं ना, तो गारंटी गिवन कंपनी है, तो वाइंड अप के टाइम पे, जैसे मान लो उसने गारंटी, उसके शेयर तो कितने के थे, 500 के, लेकिन उसने गारंटी दे रखी है 800 रुपये की, तो वाइंड अप के टाइम पे अगर कंपनी अपने डेब्ट्स की पेमेंट नहीं कर पाती, तो उस शेयर होल्डर से कितने रुपये ले सकते हैं, केवल 800 रुपये ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल क्लोज में क्या बताया जाता है, कैपिटल क्लोज में ये बताया जाता है कि मेंशन करना ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है जो एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। ये बताया जाता है कि कंपनी ने कितने तरह के शेयर इशू किए हुए हैं, इक्विटी शेयर इशू करे हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द शेयर बिकॉज इट डिटेल्स आर मेमोरेंडम इन एसोसिएशन। डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताना पड़ता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है और कंपनी ने कितनी शेयर कैपिटल इशू की हुई है। एक कंपनी इन लाइफ टाइम कैन नॉट इशू शेयर बिहाइंड द रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज कैपिटल अनलेस और अनटिल प्रॉपर अल्टरेशन इज डन। एवरी पर्सन साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ टू टेक द मिनिमम 1 शेयर। जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है उसको 1 शेयर लेना ज़रूरी होता है। और सबसे लास्ट है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये लास्ट क्लोज होता है इन सब क्लोज के बाद, और जिस पर क्या किए जाते हैं, पर्सन साइन करते हैं। इन दिस क्लोज पर्सन साइनिंग द मेमोरेंडम एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू इस्टेब्लिश द कंपनी। यानी कि वो क्या कहते हैं कि हाँ, जो भी सब कहा गया है वो बिल्कुल सही है और वो इन सब चीज़ों पर एग्री हैं और वो इस कंपनी को क्या करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और वो उस पर क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। आफ्टर दिस क्लोज नेम, एड्रेस, उनका काम, साइनिंग पर्सन, नेम ऑफ द शेयर टेकन बाय देम, ये सब इसमें क्या लिखा जाता है। और विटनेस के साइन होते हैं। विटनेस का मतलब जब वो साइन सिग्नेचर कर रहा है तो एक पर्सन विटनेस भी होता है कि हाँ, उसी व्यक्ति ने ये क्या करे हैं, साइन करे हैं। तो ये सब इसके क्या होते हैं, क्लोजेज होते हैं। आप एक बार रीड करिएगा।